नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज पर हम लगातार आप सभी से चर्चा कर रहे हैं, जहां सब्जेक्टिव तौर पर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का अध्ययन करते हुए भक्ति काल तक पहुंच चुके हैं। इसके पहले हमने आदिकाल पर विस्तार से आप सभी से चर्चा की थी। उम्मीद है कि हमारा ये जो भी प्रयास है आप सभी को अच्छा लग रहा होगा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ की जो भी कठिनता रही, जिसको देखकर आपके मन में भय जागृत होता था या फिर उस किताब को आप टेबल के साइड में रख देते थे, अब आप उससे जुड़ रहे होंगे, उस किताब के प्रति आपकी रुचि बढ़ रही होगी, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जहाँ पर हम सब्जेक्टिव तौर पर इतिहास सीरीज चला रहे हैं, वहीं पर आपके मूल्यांकन के दृष्टिकोण से टेस्ट सीरीज भी समानांतर तौर पर चला रहे हैं। जैसे-जैसे हम सब्जेक्टिव तौर पर आगे बढ़ते जाएँगे, वैसे-वैसे ऑब्जेक्टिव तौर पर टेस्ट सीरीज भी आपके सामने देखने को मिल सकती है। उसी प्रयास में हम दूसरे टेस्ट सीरीज को लेकर हाजिर हैं, जो कि आगामी यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी, यूजीसी नेट यूनिट 2, सीईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जैसे में आप इसका लाभ उठा सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे काल विभाजन और नामकरण पर आधारित आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ से कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसमें हमने भूमिका को भी जोड़ा हुआ है। तो कुछ नए प्रश्न आपके सामने दिखाई पड़ेंगे, जो कि मार्केट में उपलब्ध जितनी भी किताबें आप देखते हैं, शायद वहाँ पर न दिखाई पड़े। हाँ, उन किताबों में क्वेश्चन बैंक के रूप में पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन पेपर ज़रूर दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन हमने जो भी प्रश्न तैयार किया है, वो दोनों का समन्वय किया है। कुछ नए प्रश्न हैं, कुछ पुराने प्रश्न हैं। तो चलते हैं, हम विस्तार से देखते हैं कि जब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ते हैं, उसमें भूमिका को पढ़ते हैं, काल विभाजन को पढ़ते हैं और नामकरण संबंधी जो भी विवाद रहे हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो मत रहे हैं, उसके आधार पर किस तरीके के सवाल बन सकते हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है, वो किन-किन अन्य किताबों पर आधारित है। इन सभी सवालों का जवाब आपको आगे प्रश्नोत्तरी में मिल सकता है। तो चलते हैं, हम प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत साहित्यिक पुस्तकों की संख्या मानी है। ऑप्शन दिया गया है 4, 6, 8, 10। तो जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, तो उन्होंने आदिकाल के अंतर्गत साहित्यिक पुस्तकें और देश भाषा काव्य में लिखी गई पुस्तकों को दो भागों में बांटा हुआ है। तो यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि साहित्यिक पुस्तकों की संख्या कितनी मानी है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, 4 मानी गई है। आगे पता चल जाएगा कि वो चारों कौन कौन से हैं। दूसरा प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साहित्यिक पुस्तकों में शामिल नहीं है। अक्सर आप देखते हैं कि परीक्षाओं में नहीं वाले पैटर्न पर ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए हमने भी यहाँ पर उसी तरीके का कुछ सवाल बनाया हुआ है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साहित्यिक पुस्तकों में शामिल नहीं है विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, पृथ्वीराज रासो। तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी है, पृथ्वीराज रासो साहित्यिक पुस्तकों में नहीं शामिल है, बल्कि विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और साथ में कीर्ति पताका। यहाँ पर जो चौथी पुस्तक है साहित्यिक में, वो है कीर्ति पताका। तो उम्मीद है कि अब साहित्यिक पुस्तकों को आपको बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा, कौन कौन से 4 हैं यहाँ पर अब क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देश भाषा काव्य की कुल कितनी पुस्तकें प्रसिद्ध हैं उनके अनुसार। ऑप्शन दिया गया है 8, 10, 12, 14। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देश भाषा काव्य की कुल कितनी पुस्तकें हैं। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, 8 पुस्तकों को माना गया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल में 2 तरीके की किताबों की चर्चा की है। एक तो किताब साहित्यिक है जिसकी संख्या 4 है और दूसरी किताब है देश भाषा जिसकी संख्या 8 है। और इन दोनों को ही मिलाकर उन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया हुआ था, जिससे कि आप लोग भली भांति
परिचित हैं। तो इस तरीके से देश भाषा काव्य और साहित्यिक भाषा दोनों आपके क्लियर हो गए होंगे। और मेरा उद्देश्य ये भी था कि आप न जाने कितनी बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब को पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर न सिर्फ हम प्रश्नों को हल कर रहे हैं बल्कि किताब को कैसे पढ़ना है उसको भी समझ रहे हैं। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को कितने प्रकरणों में विभाजित किया है। जैसा कि आप जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास ग्रंथ में सभी कालों को प्रकरणों में बांटकर अध्ययन करते हैं। तो आदिकाल को कितने प्रकरणों में बांटा है? ऑप्शन दिया गया है 4, 6, 8 और 10। तो इसका जो सही जवाब हो गया यहाँ पर ऑप्शन ए, 4 प्रकरणों में बांटा है। पहला प्रकरण जो है वो सामान्य तरीके पे है, और दूसरा प्रकरण जो कि अपभ्रंश काव्य पर आधारित है, तीसरा देश भाषा काव्य, और जो चौथा प्रकरण है वो है फुटकल। तो इस तरीके से आदिकाल का अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं तो इसी हिसाब से करना है। यहाँ पर आपको प्रकरण 2 और प्रकरण 3 को मोस्ट इंपॉर्टेंट करके ध्यान में रखना है, क्योंकि पूरा इसी पर आदिकाल यानी वीरगाथा काल डिपेंड है। तो इस तरीके से रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को कितने प्रकरणों में बांटा? 4 प्रकरणों में बांटा हुआ है। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन का जो पैटर्न हमने रखा हुआ है पिछले साल के आए हुए यूजीसी नेट के प्रश्नों के आधार पर ही रखने का प्रयास किया है। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का परिचयात्मक विवरण अपने किस पूर्ववर्ती इतिहास ग्रंथ से लिया है? ऑप्शन दिया गया है इस्तवार दलाल लिलित्तर एंड द हिंदुस्तानी, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद। तो किस पूर्ववर्ती इतिहास से लिया हुआ है? तो शुक्ल जी ने इसको स्वीकार किया है। सही जवाब है ऑप्शन डी, मिश्र बंधु विनोद नामक पुस्तक से उन्होंने रीतिकाल का परिचयात्मक विवरण लिया हुआ है। ये कई बार सवाल परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है, और यहाँ पर आपके प्रैक्टिस सेट के लिए भी हमने बना दिया ताकि आपका रिवीजन हो जाए। अगला प्रश्न है कि इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती? किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा, किसका कथन है? यहाँ पर इस कथन को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा, किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह। तो ऑप्शन बनाने के लिए बना दिया गया, लेकिन सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है कि वो अपने इतिहास ग्रंथ में अगर किसी कवि का मूल्यांकन करते हैं तो वो एक तरीके से अधूरा है। अगर व्यवस्थित रूप से मूल्यांकन करेंगे तो उन पे किताबें लिखनी पड़ेंगी। आगे चलकर आपने देखा भी होगा कि इन्होंने त्रिवेणी नाम से पुस्तक लिखी, इसके बाद जयसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, इस तरीके से इन्होंने लिखा है। आगे बात करें, अगला जो प्रश्न है कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, ये किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, महेश दत्त शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर तो आपको लगेगा कि आप तुरंत आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाले ऑप्शन पे तुरंत टिक कर देंगे, लेकिन फाइनल एग्जाम में आपका सही होना चाहिए। उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को देखिए। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता था। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में अपने समकालीनों का मूल्यांकन करने के संदर्भ में यह किसका कथन है? गारसद तासी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा, आपके मन में आना शुरू हो गया होगा। बिल्कुल सही जवाब इसका रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा कि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता है। तो शुक्ल जी का यह कथन है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा, उसके पहले इस पुस्तक का नाम था हिंदी का संक्षिप्त इतिहास, हिंदी का सरल इतिहास, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। तो हम जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा, और सन 1929 में ये किताब के रूप में पब्लिश हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास। लेकिन इसके पहले भी इसका एक और नाम था, उसी को हमें यहाँ पर
बताना है। और बिल्कुल बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में आ गया होगा कि ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का विकास। ये जितने भी प्रश्न हैं हमने सूक्ष्म तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ से ही उठाया है और बनाया है। और प्रश्न बनाना भी एक कला होती है। किताबें पढ़ना, प्रश्न बनाना, ये सब कला के अंतर्गत ही माना जा सकता है। तो देखिए, अगर आप दोबारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो इन प्रश्नों से आप जरूर टकराएंगे और आपका मनोबल बढ़ेगा। देखिए, मैं तकनीकी पक्ष पे ज्यादा काम करने की कोशिश करता हूँ। आप अगर क्रिकेट शैली में मैं बात करूं तो शुरुआत में अगर आपको पता चल जाए कि पिच फास्ट बॉलर्स के लिए है या फिर स्पिनर्स के लिए है, तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, बैटिंग कर सकते हैं। तो शुरुआत में पिच को समझना जरूरी, इसलिए आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के शुरुआती पक्ष को जानने के लिए। अगर आपका मन लगने लगेगा तो आप पूरी किताब एक बैठक में भी पढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, जो कि घुमावदार प्रश्न है एक तरीके से देखा जाए तो। जिस स्पिन की मैं बात कर रहा था उसी टाइप का यह प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धोनाथों का उल्लेख आदिकाल के किस प्रकरण में किया है? इसके पहले हमने आदिकाल के प्रकरणों की चर्चा कर ली, लेकिन सिद्धोनाथों का उल्लेख किसमें किया है? अब इस तरीके का प्रश्न, एक तरीके से आप देख रहे हैं कि ये प्रश्न एकदम से मौलिक है, लेकिन जब आप पढ़े रहेंगे तुरंत इसका सही जवाब बता देंगे। तो अभी आप अपने दिमाग में लाइए कि आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को पढ़ते हुए सिद्धोनाथों का जिक्र कहां पर देखा था? ऑप्शन दिया गया, प्रकरण 1 सामान्य परिचय, प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य, प्रकरण 3 देशभाषा काव्य, प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं। तो सही जवाब तक बहुत सारे विद्यार्थी पहुंच रहे हैं। सही जवाब है इसका ऑप्शन दूसरा, अपभ्रंश काव्य। अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत सिद्धोनाथों का उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। देखने में प्रश्न आपके लिए बहुत ही छोटा है, लेकिन आसान नहीं है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा इस तरीके के प्रश्न आप नहीं कर पाएंगे। चलते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुछ उसी तरीके का प्रश्न पूछा गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकरण में आदिकाल को वीरगाथा काल नाम से संबोधित किया है? तो वीरगाथा काल आपने पहले भी याद करके रखा होगा कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, लेकिन यहाँ पर देखिए नए ढंग से प्रश्न पूछा जा रहा है, नए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। अब ये वीरगाथा काल का उल्लेख उन्होंने किस प्रकरण में किया? 1, 2, 3, 4 किसमें किया है? तो सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, तीसरे प्रकरण में उन्होंने वीरगाथा काल का उल्लेख किया हुआ है। और वीरगाथा काल क्यों कहा उन्होंने? 12 ग्रंथों के आधार पर उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया हुआ है। वो 12 ग्रंथ कौन कौन से हैं मैंने ऊपर बता दिया कि 4+8 का रेशियो है। संकेत करके मैंने छोड़ दिया है, आपके मन में साहित्यिक और देशभाषा काव्य आ जाने चाहिए। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। किसका कथन है यहाँ पर? ऑप्शन दिया गया है ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उनकी आंखें रामचंद्र शुक्ल को खोजना शुरू कर दी होंगी। बिल्कुल इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, पिछली परीक्षाओं में आप देखेंगे तो आ चुका है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है जो कि आपके लिए नया हो सकता है। पूछा गया, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तो इस कथन का उल्लेख आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में किस भाग में किया है? ये अगर आप जान जाते हैं तो मानकर चलिए कि आपकी तैयारी सही दिशा में और ठोस तरीके से हो रही है। तो इस कथन को किस भाग में कहा गया? ऑप्शन दिया गया प्रकरण 1 भूमिका, काल विभाग, प्रकरण 2। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, काल विभाग के अंतर्गत ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। अगला प्रश्न है, जनता की चित्तवृत्ति और पूरा कथन आपको अपने दिमाग में ला देना है। यहाँ पर मैंने 3 बिंदु दिया है। आज जब कभी मैं आपको नाटक पढ़ाऊंगा लाइन बाय लाइन जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है, तो ये 3 बिंदुओं का मतलब होता है। ठीक है, ये यूं ही 3 बिंदु नहीं लगे हुए हैं, इनका मतलब है। तो मतलब यही है कि आगे भी और कुछ बचा हुआ। तो जनता की चित्तवृत्ति अब आपके मन में ऊपर इसके पहले जो प्रश्न का जो कथन था वो आ जाना चाहिए। के निर्धारण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस परिस्थिति का उल्लेख नहीं किया है?
अब इस प्रश्न का जवाब वही विद्यार्थी दे पाएंगे जो किताब को लाइन बाय लाइन बढ़िया से समझे होंगे, और नहीं समझे होंगे तो एक दृष्टि और व्यू यहाँ पर आपको मैंने दे दिया कि जब किताब दोबारा पढ़ेंगे या फिर फ्यूचर में कभी पढ़ेंगे तो इसी हिसाब से आप पढ़ेंगे। तो जनता की चित्तवृत्ति का निर्धारण करते हुए किस परिस्थिति का जिक्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं किया है? ऑप्शन दिया गया है राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, आर्थिक। तो किसका नहीं किया है? सही जवाब है ऑप्शन डी, आर्थिक की जगह पर उन्होंने धार्मिक शब्द का प्रयोग किया है। तो ये आप देख रहे हैं कि सूक्ष्म तरीके से यहाँ पर प्रश्न बनाया गया है। अगला प्रश्न है, आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों को परंपरा आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह किसकी परिभाषा है? बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। तो अभी तो इस प्रैक्टिस सेट को लगाते हुए आप तुरंत आचार्य रामचंद्र शुक्ल बता देंगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि फाइनल एग्जाम में भी आप रामचंद्र शुक्ल को ही याद करके रखिए। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हिंदी कोविद रत्नमाला किसकी पुस्तक है? हिंदी कोविद रत्नमाला किसकी पुस्तक है? ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, राम नरेश त्रिपाठी। तो यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क होकर आपको सही जवाब तक जाना है। सही जवाब है ऑप्शन सी, श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है इसी टाइप का छोटा सा प्रश्न, कविता कौमुदी किसकी पुस्तक है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, राम नरेश त्रिपाठी। कविता कौमुदी जो कि ग्राम गीतों का संकलन माना जाता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, राम नरेश त्रिपाठी। इन किताबों का जिक्र क्यों हो रहा है? इन किताबों का जिक्र इसलिए हो रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल जो लिखा है इन्हीं किताबों को आधार बनाते हुए लिखा। उसमें से एक किताब हिंदी कोविद रत्नमाला है, दूसरी किताब कविता कौमुदी है। और आपको ध्यान में रखना चाहिए कि रीतिकाल को किस पुस्तक पर आधार बनाया? तुरंत आपके मन में आ गया कि मिश्र बंधु विनोद। बिल्कुल आप सभी की तैयारी सही दिशा में चल रही है। अगले प्रश्न पे अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि ब्रज माधुरी सार किसकी पुस्तक है? तो ये तीसरी पुस्तक है जिसका उल्लेख रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है, लेकिन यहाँ पर हमें बताना है कि आखिरकार किसकी पुस्तक है। ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, वियोगी हरि। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, वियोगी हरि ब्रज माधुरी सार है। तो बातों ही बातों में आपने तीन महत्वपूर्ण किताबों के बारे में जान लिया। हिंदी कोविद रत्नमाला, कविता कौमुदी, ये फालतू में प्रश्न नहीं बने थे, ये प्रश्न आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में आपको मिल जाएंगे। ये सभी किताबों के नाम, ब्रज माधुरी सार, वियोगी हरि। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास के संदर्भ में असत्य है। तो असत्य है, इस पैटर्न पर भी सवाल पूछा जाता है। अब क्या असत्य है? हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास के रूप में 4 कालों में विभक्त है। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, आधुनिक काल को वैज्ञानिक काल कहा। तो कौन सा असत्य है? तो तुरंत आपके मन में आ गया होगा कि हमने तो इतना दिन तक पढ़ा आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल कहा, लेकिन यहाँ पर वैज्ञानिक काल का आ गया। ये क्या है? असत्य है। मतलब आपका आंसर डी इसमें सही है। बाकी ऊपर जितने भी तथ्य दिए गए हैं सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दृष्टिकोण से सत्य के रूप में है। तो इनको भी आगे की परीक्षाओं के लिए ध्यान में रखते हुए याद रखिए। अगला जो प्रश्न है कि सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। इतिहास लेखन के संदर्भ में यह किसका कथन है? ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये कथन किसका है? सही जवाब है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। और ये किसके बारे में ये बात कही है? संकेत को आप समझ गए होंगे। ये संकेत उन्होंने किया अपने पूर्ववर्ती जो भी इतिहास लिखे गए हैं, खासतौर से जब हम पढ़ते हैं कि ग्रियर्सन ने सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास किया था। इसके बाद के जितने भी इतिहासकार थे उन्होंने इसका अनुसरण किया अलग अलग तरीके से, जैसे मिश्र बंधु का भी नाम इसमें आता है। लेकिन शुक्ल जी का ये मानना है कि ये सब आंख मूंद कर बांट दिया गया है। ये भी नहीं देखा गया कि प्रवृत्ति उसकी क्या रही है या फिर खास तरीके की रचनाएं कौन कौन सी रही हैं। अगर ये सब देखकर मूल्यांकन करके अगर बांटा जाता तो वो ज़्यादा बेहतर होता। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि न सिर्फ प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं बल्कि कैसे हमें इतिहास ग्रंथ को पढ़ना है ये भी आप लोग समझ रहे होंगे।
चलते हैं आगे, बात करते हैं अगला जो प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह किसके इतिहास ग्रंथ के लिए प्रयुक्त किया है? ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, महेश दत्त शुक्ल। तो शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने कई जगह पे कवि वृत्त संग्रह कहा है और कई जगहों पे प्रयोग किया है बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह। शुक्ल जी का तकिया कलाम शब्द है बड़ा भारी, अगर कहीं आए तो वे झिझक आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही उसमें टिक कीजिए। यहाँ पर किस ग्रंथ के लिए बात कही गई है? सही जवाब है ऑप्शन सी, मिश्र बंधु विनोद नाम का जो ग्रंथ है उसके लिए किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन में जितने भी थे इतिहासकारों के नाम थे, तो इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया गया था। अपने इतिहास लेखन के संदर्भ में यह बात किसने कही है? ऑप्शन दिया गया है ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल ने जो भी इतिहास ग्रंथ लिखा है ये शुरुआत में क्या था? संक्षिप्त नोट्स इन्होंने तैयार किया था। बाद में जैसे जैसे शिक्षित जन समूह की प्रवृत्तियों में बदलाव आया उनको लक्ष्य करके फिर उन्होंने काल विभाजन किया, फिर रचनाओं का मूल्यांकन किया और फिर इस तरीके से पूरा इतिहास लिखा है। आगे बात करते हैं आज का आखिरी प्रश्न, आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए यह किस आलोचक का आलेख है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, बच्चन सिंह ने लिखा आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए और इसी से प्रभावित हुए तो इन्होंने लिख दिया हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ठीक है, तो बच्चन सिंह का ये आलेख रहा है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं।